हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग प्यारा सा कमेंट करेंगे। और आज का देखा जाए तो साइंस का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? टॉप 50 है। तो आप सभी लोग जुड़िए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। टेक्स्ट देखिए, नहीं दिख रहा है टेक्स्ट। देख रहा है उसमें देखिए, नहीं दिख रहा। और ये आपको जैसे ये प्रश्न अच्छा से दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा एक बार कमेंट करेंगे। उसके बाद से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी कि आपका जो पहला प्रश्न है देखा जाए तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका आवर्धन क्षमता एक से अधिक और एक से कम भी होता है। क्या आपको ऐसा दर्पण बताना है जिसका आवर्धन क्षमता जो आपका एक होता हो, एक से अधिक भी होता हो और एक से कम होता हो। तो ऐसा इस केस में होता है कि जब हमारा m बराबर देखा जाए, क्या m बराबर जो होता है हमारा, क्या होता है? थोड़ा हल्का मतलब आ रहा है ना। क्वेश्चन को बड़ा कर लीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा। ये वो वाला नहीं है ना। चलिए, ये देखा जाए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका आवर्धन क्षमता देखा जाए तो एक हो या एक से अधिक भी हो, चाहे एक से कम। तो आपका जो दर्पण होता है वह आपका होता है अवतल। अब आप कहेंगे कि सर जी अवतल काहे होता है? अब समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि नहीं, देखिए जो आपका आवर्धन होता है, क्या आपका आवर्धन जो होता है, यह आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है। और m बराबर हमारा दर्पण के लिए माइनस v अपान u होता है। अब रही बात कि ये v क्या है, तो आपका वस्तु की, चाहे वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे में आपका देखा जाए तो आपका होता है वस्तु की लंबाई। u क्या है? तो वस्तु की लंबाई है। ठीक है, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? इसके अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। यानी कि आपका देखा जाए तो अवतल दर्पण में आपका वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बनता है। तो जब बराबर होता है तो उस केस में हमारा इन दोनों का लंबाई बराबर हो जाने के कारण हमारा प्रतिबिंब यानी आवर्धन जो होता है आपका एक होता है। लेकिन हम देखें तो जब प्रतिबिंब छोटा बनता है, यानी कि वस्तु को हम क्या करते हैं, दर्पण के नजदीक जब रखते हैं तो आपका बनता है प्रतिबिंब बड़ा। और आपका जब अनंत के तरफ रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनने लगता है। यानी कि जब छोटा प्रतिबिंब होगा और उसकी वस्तु की लंबाई बड़ी हो जाएगी तो आवर्धन जो आएगा हमेशा एक से छोटा आएगा। लेकिन आपका अगर m का मान अगर देखा जाए तो बड़ा भी आता है। कब? जब हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पास में होता है, यानी कि वस्तु पास में होता है। जब वस्तु पास में होता है तो उस केस में हमारा देखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है, आपका बड़ा बन जाता है। जैसे f पे रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, वस्तु की अपेक्षा लंबाई में बड़ा। तो उस केस में हमारा देखा जाए तो ये बड़ा होने लगता है। यानी कि यही तीन केस है। दर्पण आपका जो अवतल है इसका एक भी आवर्धन होता है, एक से छोटा भी होता है और एक से बड़ा होता है। अब स्थिति के अनुसार आपका देखा जाए तो जैसा प्रतिबिंब बनेगा उसके हिसाब से आवर्धन होगा। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है ये, क्या आपको ये बताना है कि आपका किसी बिंब मतलब होता है वस्तु, क्या होता है? किसी बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। ठीक है, क्या होता है? बिंब का मतलब होता है वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। क्या बड़ा पाया गया? तो आपका वस्तु की स्थिति कहाँ होगी जब हमारा क्या होगा,
प्रतिबिंब का आपका देखा जाए तो आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। और आपका देखा जाए तो दीक्षा का कमेंट आ रहा है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और आपका ए का बी आ रहा है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन का बताइए आप सभी लोग। तो देखिए ये आपका एक ही ऐसी स्थिति होती है अवतल दर्पण में। जैसे आप सभी लोग जाते होंगे, महिलाएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, तो आपका फेस बहुत ग्लो दिखता है और बड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है। और हमारा देखा जाए तो वो आभासी होता है, सीधा होता है। और रही बात कि उस दर्पण के सामने हम रहते कहाँ पे हैं, वही स्थिति पूछ रहा है। तो उस दर्पण में हम देखें तो ध्रुव और तथा फोकस के बीच में रहते हैं। कहाँ? ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रहते हैं। कौन सा दर्पण में? तो आपका अवतल दर्पण में यह ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या करा जाता है? ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इन सभी प्रश्नों पे, और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आप सभी लोग आंसर भी बताते रहिए। और इसी वक्त अगर कह दे कि आवर्धन क्या होगा, तो आपका देखा जाए तो आपका आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस वक्त हमारा m का जो मान होगा वह क्या होगा? वह देखा जाए तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि किसी बिंब मतलब कि वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का, वास्तविक भी होना चाहिए, और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। यानी उत्तल लेंस के सामने हम किसी वस्तु को रखना चाहते हैं और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति कब होता है? जब उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखें तो फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर हम जब किसी वस्तु को रखते हैं तो आपका द्वितीय फोकस पर, यानी कि दूसरे तरफ लेंस के प्रतिबिंब बनता है, वह वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर होता है। यानी कि 2f दूरी पर हम, यानी कि फोकस दूरी की 2 गुने दूरी पर रख देंगे। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न के तरफ। यानी अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो। आपका कोई सा दर्पण हो, हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब होना चाहिए सदैव सीधा प्रतीत होना चाहिए। यानी कि ऐसा दर्पण लीजिए जिससे हम अगर उसके पास भी आए तब भी हमारा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो। क्या हो? सीधा प्राप्त हो। और उस दर्पण से हम बहुत ज्यादा अगर दूर भी चले जा रहे हैं तो भी हमारा प्रतिबिंब सीधा ही होना चाहिए। तो इस केस में हमारा दर्पण बताना है कि कौन सा दर्पण होगा। तो आप देखिए अगर हम समतल की बात करें तो समतल में तो सीधा होता है, बहुत बढ़िया। ये यानी कि हम अगर दर्पण के पास रहेंगे तब भी सीधा बनाएगा। अगर केवल उत्तल में आते हैं तो उत्तल दर्पण द्वारा भी हम देखें तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। अब आते हैं केवल अवतल। देखिए अवतल में हम अगर दर्पण के पास रहेंगे तो सीधा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे दर्पण के हम दूरी पे चले जाते हैं तो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनने लगता है। यानी इसमें देखा जाए तो सीधा भी बनता है और आपका उल्टा भी बनता है। क्या बनता है? उल्टा भी। अब रही बात कि थोड़ा हम इस ऑप्शन को देखें समतल में, तो समतल में तो हमेशा सीधा बनता है। क्या? सीधा। और उत्तल में आए तो इसमें भी हमारा सीधा बनता है, और दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम इसी ऑप्शन को मारेंगे, क्योंकि इन दोनों दर्पणों द्वारा हमारा प्रतिबिंब जो बनता है हर केस में, यानी कि नजदीक रहे तब, चाहे हम दूर चले जाए तब, सब स्थितियों में हमारा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, जिसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में मुख्य फोकस दूरी घट जाती है। यानी ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें हमारा उस टाइम फोकस दूरी घट जाती है? क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाने वाला स्थिति को आपको बताना है। कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष, फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सभी दृष्टि दोष। तो इसको तो कैंसिल कर दीजिए।
अब देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपका ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि हमको तो घटना बताना है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष में, तो इसमें जो फोकस दूरी होती है वह घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब से पहले ही क्या होने लगता है हमारा, यानी कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनने लगता है। तो 5 नंबर का आप सभी का बी ऑप्शन जैसे कि दीक्षा का आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि आंख के किस बिंदु पर सबसे चमकदार होता है, यानी कि आंख के किस बिंदु पर आपका जो प्रतिबिंब होता है, क्या प्रतिबिंब होता है आपका सबसे चमकदार बनता है। ऑप्शन ए दे रहा है अंध बिंदु, बी ऑप्शन दे रहा है पित्त बिंदु, आपका सी ऑप्शन दे रहा है रेटिना, और डी ऑप्शन दे रहा है रेटिना के पीछे। हम आपको बताना चाहेंगे पहले अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब वह बिंदु आंख में, यानी कि ऐसा भाग जहां पे प्रकाश एकदम बिल्कुल ना हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कि उसी को अंध बिंदु बोलते हैं। और अंध बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह दिखाई ही नहीं देता है। क्या, वह दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर पीत बिंदु की बात करें तो पीत बिंदु पर आपका उजाला, मतलब देखा जाए तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, जिसके कारण उस पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है एकदम स्पष्ट और चमकदार दिखाई देता है। तो आपका चमकदार जब होगा तो हमारा पीत बिंदु पे बनेगा। कहां बनेगा, तो पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब एकदम क्या होता है, प्रकाशमान होता है, यानी कि आपका पीत बिंदु पे जो भी आपका बनेगा वह हमारा उजाला ही उजाला होगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइए। कह रहा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी कि कार्बोनिल जो आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है, इसका हम क्या प्रतीक देंगे, यानी इसको कैसे दर्शाते हैं। जैसे ये कह रहा है कि बांड क्या CHO, क्या कह रहा है कि बांड CHO द्वारा, फिर कह रहा है कि बांड COOH द्वारा, फिर ये कह रहा है कि बांड CO द्वारा, और आपका इसके द्वारा यानी कि बांड COCl2 द्वारा। तो आपको कार्बोनिल की हम बात करें जो आपका कीटोन समूह है, क्या है, कीटोन समूह है। 7 का बी ऑप्शन आ रहा है। आपका देखा जाए तो यह कार्बोनिल क्या है, आपका कीटोन है, जिसको हम CO से कहते हैं। क्या, आपका यह कीटोन है, ठीक है, जिसमें IUPAC नाम लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं, और इसका आपका C डबल बॉन्ड O होता है, या क्या है, कार्बोनिल, यानी कि कीटोन समूह का बी नहीं होगा, बी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। CHO किसका है, तो यह आपका एल्डिहाइड का है। क्या है, यह देखा जाए तो एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का, यानी कि आपका देखा जाए और तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बोनिल आपका किसका है, तो कीटोन समूह का है। किसका है, कीटोन समूह का। आते हैं अगले प्रश्न के तरफ, यानी अगला प्रश्न देखा जाए तो चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, अगर हम चीनी की रासायनिक सूत्र की बात करें तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, C12H22 आपका O11, क्या होता है, C12H22O11, जो कि सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। और चीनी देखा जाए तो चीनी जो आपका है वह किससे किसकर मिलकर बना है, तो कार्बन से। किससे मिलकर बना है, तो कार्बन से, और आपका देखा जाए तो हाइड्रोजन से, ठीक है, यानी कि आपका हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, ठीक है। उसके बाद से आपका ऑक्सीजन के भी परमाणु है। किसके, तो ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं। तो आपका इन तीनों यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के आपका चीनी बना हुआ है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
और यह प्रश्न हम कहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का बनाने की विधि, इसका रासायनिक सूत्र, और यह कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, ये प्रश्न आपका बोर्ड पेपर हमेशा पूछता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3, क्या होता है, Na2CO3 होता है। और यह सोडियम कार्बोनेट का जो ऑप्शन दिया है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और यह भी पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, अगर हम इसका जलीय विलयन निकालें, क्या निकालें, अगर जलीय विलयन की हम बात करें तो इसका जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। किसका, तो आपका सोडियम कार्बोनेट का। अब रही बात की, ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो ऑप्शन दिया है NaHCO3, तो यह है आपका बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा है। क्या होता है, यह बेकिंग सोडा, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, धावन सोडा भी, सॉरी बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने वाला आपका सोडा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और NaCl की बात करें तो NaCl जिसे हम साधारण, क्या बोलते हैं, साधारण नमक का सूत्र बोलते हैं। किसका, नमक का। ठीक है, क्या होता है, साधारण जो आपका बोला जाए तो यह नमक का सूत्र है। क्या है, साधारण नमक। NaCl जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। 9 का ए ऑप्शन, वेरी गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक यानी कि क्रियात्मक समूह आप सभी से कह रहा है। प्रक्रियात्मक मतलब क्या, कि क्रियात्मक समूह आपका क्या होगा। देखिए, अगर हम इसमें बात करें किसका, अगर क्रियात्मक समूह का, तो आपका क्रियात्मक समूह जो प्रोपेन है आपका ओन जुड़ा हुआ है। देखिए IUPAC नाम में ओन, और यह आपका नोन है ना, ठीक है, ओन है ना, तो ओन में हमारा CO क्या होता है, क्रियात्मक समूह हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोपेनोन में हमारा क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह CO, जो कि कीटोन समूह से लिया गया है। किससे, कीटोन समूह से आपका लिया गया है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, CHO किसका है, तो एल्डिहाइड का। किसका है, एल्डिहाइड का, जिसमें अल जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या जोड़ा जाता है, अल। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें हम क्या जोड़ते हैं, IUPAC नाम लिखते वक्त तो ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, हम IUPAC नाम लिखते वक्त जोड़ देते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो शुभम गुप्ता, शुभम गुप्ता आप इस टाइम जुड़ नहीं रहे हैं, काहे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आपको बताना है, गुड इवनिंग, कि ऐसा कौन सा ईंधन है आपका जो इस्तेमाल, यानी कि यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को बताना है। आप सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए, अगर हम ईंधन के रूप में बात करें, अच्छा कुंभ गए हैं, चलिए आपका तो तरोताजा हो गए हैं, आप मुक्त हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, घूम लेना चाहिए, अगर समय है तो घूम लेना चाहिए। चलिए, आपका भाग बढ़िया है, हम लोगों की अपेक्षा, यही कहेंगे, अच्छी बात है। चलिए, इसमें से आपको बताना है यौगिक कौन सा है जिसमें हम देखें तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका देखा जाए तो ईंधन के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं वह प्रयोग करते हैं, क्या आपका देखा जाए तो इसका हम प्रयोग करते हैं प्रोपेनॉल को। किसको करते हैं, प्रोपेनॉल को। ठीक है, यानी कि आपका देखा जाए तो ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला जो है आपका प्रोपेनॉल है। क्या है, आपका प्रोपेनॉल है। ठीक है, क्या है, ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला आपका देखा जाए
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ईंधन के रूप में देखा जाए तो प्रयोग करने वाला एथेनॉल है, हम प्रोपेनॉल मार रहे हैं, एथेनॉल होगा, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एथेनॉल होगा, हम प्रोपेनॉल पे मार दिए थे। आपका एथेनॉल जो है आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी विद्यार्थी ए बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न, यानी कि अगला देखा जाए 12 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। इन ऑप्शनों में से देखना है कि कौन द्रव के रूप में पाया जाता है, और ये ऑप्शन देखा जाए तो द्रव और गैस के रूप में दिए हुए हैं, द्रव और गैस के रूप में दिए हुए हैं। तो आपका देखा जाए तो आपका क्या, ये एथेन जो होता है, एथेन C2H6 जिसका रासायनिक सूत्र होता है, एथेन आपका गैस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, तो गैस के रूप में। फिर एथाइन की बात करें, एथाइन यानी आपका एल्काइन क्या है, तो C2 आपका H2 क्या हो जाएगा, एथाइन में 2 गुना से 2 कम हो जाएगा, तो आपका C2H2। और यह C2H2 जो एथाइन की बात करें तो यह भी आपका गैस में पाया जाता है, यानी कि गैसीय रूप में पाया जाता है। और आपका C जो मीथेन दिया है, CH4 जिसका रासायनिक क्या होता है, सूत्र होता है, यह भी एक विषैली गैस है ना। इसी की वजह से आप देखेंगे कि कोयले के खदानों में क्या हो जाती है, आग पकड़ लेती है। यानी यह भी आपका देखा जाए तो यह गैस है, ज्वलनशील आपका यह गैस है। लेकिन एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH जो होता है, यह आपका द्रव के रूप में, यानी कि आपका देखा जाए तो तरल के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, तो तरल के रूप में पाया जाता है, जिसे हम फ्लैक्स फ्यूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैक्स फ्यूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैक्स फ्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैक्स फ्यूल भी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ है, यानी कि अगला प्रश्न देखा जाए तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, C2H6 दिया हुआ है और कह रहा है कि इस में है, क्या है, सहसंयोजक आबंध को बताना है। बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे। कार्बन की संख्या कितनी है, तो 2 है। अब इस कार्बन पे हम कितना हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो 3 जोड़ सकते हैं। चलिए, तो 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। इस पे कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो 3 ही जोड़ सकते हैं। और इसमें टोटल कितना हाइड्रोजन है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, सहसंयोजी आबंध यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाया जाता है, वहीं पे हम बोलते हैं कि सहसंयोजी बंध है। तो आपका देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन का साझा किए हुए हैं, कहां कहां पे किए हुए हैं, तो देखिए एक यहां भी किया हुआ है। कहां किया हुआ है, आपका देखा जाए तो एक यहां भी किया हुआ है, 2 3 4 5 6 7, यानी कि जितने भी बंध हैं वो सभी साझा से बने हैं। यानी कि 6 इसमें बंध बने हुए हैं, तो 6 बंध बने हुए हैं। तो आपका 12 का बी ऑप्शन आ रहा है। तो 12 का बी ऑप्शन हमको 13 बताना है, तो आपका 3 4 3 7, यानी कि 7 सह संयोजक आबंध बने हुए हैं। एथेन में कितने सह संयोजक आबंध बने हुए हैं, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, यानी अगला जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। यह देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आपका सरलतम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें, सरलतम हाइड्रोकार्बन की, तो सबसे सरलतम आपका हाइड्रो जो कार्बन होता है वह होता है आपका मार्स गैस। क्या होता है, आपका मार्स गैस। अब कहेंगे कि सर जी ये मार्स गैस क्या बोल रहे हैं, तो इसी को हम मेथेन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन गैस। अब आप कहेंगे कि मेथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। अब रही बात कि यह किस ग्रुप का है, यह भी पूछा जाता है। तो आपका यह जो ग्रुप की बात करें
तो एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? तो एल्केन समूह का है। अब रही बात की एल्केन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? तो CnH2n प्लस में क्या 2 होता है। यानी कि देखिए CH4 जो मेथेन है इसको मार्स गैस भी कहते हैं, यह विषैली गैस है। यह किस ग्रुप का है? तो एल्केन का है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। वेरी गुड। अब आते हैं यानी कि ये देखा जाए हाइड्रोकार्बन का तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब जल को, अगर जल की अस्थायी मतलब कि पूर्ण रूप से हमको हमेशा के लिए हटाना जब होगा उसकी अस्थायी कठोरता को, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए जब हमको जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए देखा जाए तो हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम कार्बोनेट का हम प्रयोग करते हैं। यानी जब अस्थायी हमको पूरा तरह से हटाना होगा तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का, यानी इसको देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा भी बोलते हैं। यानी कि धोने वाला सोडा का उपयोग हम करके जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। यानी अगला जो क्वेश्चन देखा जाए, अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? यानी कि आप देखे होंगे जब कहीं पे क्या हो जाती है, भयंकर आग लग जाती है, यानी कि जनता के द्वारा वो कंट्रोल में नहीं होती है, तो वहां पे अग्निशामक यानी कि अग्निफायर वालों को बुलाया जाता है। यानी कि जनता से जो भी कंट्रोल नहीं होगा तो उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो वो किसका उपयोग करते हैं? सोडा। तो सोडा की बात करें तो NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। यानी इसका और क्या नाम है? तो इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है क्या? सोडियम। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यानी कि देखा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। आ रहा है दीक्षा का। वेरी गुड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। यानी कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। चलिए सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.1/2H2O। क्या होता है? 1/2H2O होता है। और यह आपका सल्फेट अर्धहाइड्रेट कह सकते हैं इसको, या हेमीहाइड्रेट, यानी कि सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है। और यह किसका सूत्र है? तो POP, जिसे हम कहते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ, क्या बोलते हैं? ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका शार्ट नाम है POP। और इसी से आजकल देखते होंगे दीवारों पे पुट्टी चढ़ाया जा रहा है। ठीक है। यानी कि यह जो नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट। आपका देखा जाए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो जल के आधे अणु होते हैं। क्या होते हैं? आधे अणु होते हैं। लेकिन इसी से आपका जिप्सम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जिप्सम भी आप सभी से पूछ सकता है। अगर हम जिप्सम की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यानी कि इसमें जल के जो अणु होते हैं वह 2 होते हैं। 16 का बी ऑप्शन। वेरी गुड। यानी आप सभी को जिप्सम के बारे में और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, और लास्ट क्वेश्चन इसमें रह जाता है आपका विरंजक चूर्ण। क्या? विरंजक चूर्ण जो बारी बारी में ज्यादा मैंने बार बार पूछा जाता है।
तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? CaOCl2 आपका रासायनिक सूत्र होता है। इन सब का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए जिप्सम का आ ही गया, अभी हम बताए हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। यानी कि हम देखें तो जल के जो दो अणु होते हैं वह जिप्सम में होते हैं। क्या होते हैं? जिप्सम में होते हैं। और आपका पीओपी में आधे जल के अणु होते हैं। कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में आपको बनाने का कह रहा है कि इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। अगर हम किसी धातु को पीट करके उसको चादर बनाया जा सकता है तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इस हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बता देंगे। देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। सबसे पहले यानी 19 नंबर जो क्वेश्चन है 18 का बी, वेरी गुड। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी कि आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्नीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए। 19 का बी ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले दीक्षा का क्या आपका कि आघातवर्धनीयता। बहुत बढ़िया। देखिए जब किसी धातु को अगर हम पीट करके उसको पतली चादर के रूप में फैला रहे हैं और उस धातु में किसी प्रकार का कोई दरार नहीं आता है, ठीक है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। यानी कि पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? आपका धातुओं का आघातवर्धनीयता बोला जाता है। यानी कि 20 नंबर करेक्ट, 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं, ये तो बता ही देंगे। जो धातुएं सतह से किसी सतह से टकराती हैं तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होता है, आवाज जो उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्वनिक या सोनोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब भी किसी धातु को किसी ठोस से टकराएंगे, ठीक है, किसी भी ठोस से आप सतह से टकराएंगे तो वह ध्वनि उसमें से उत्पन्न होगी जिस धातु को टकराएंगे। और इस ध्वनि उत्पन्न करने के गुण को ही हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं ध्वनिक या सोनोरस बोला जाता है। ठीक है, दोनों आप सभी से पूछा जा सकता है। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के तरफ। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ये तो आप सभी लोग बताएंगे। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु यानी कि देखा जाए तो हम किसको ज्यादा से ज्यादा लंबा खींच सकते हैं, और ऐसा कौन सी धातु है? चांदी, जिसका प्रतीक की अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है? Ag, सिल्वर, ठीक है। तांबा, जिसका प्रतीक कापर, Cu। एल्युमिनियम की बात करें तो आपका Al। सोना की बात करें तो आपका Au। क्या होता है? गोल्ड यानी कि Au। तो आपका किसका ज्यादा तन्य होती है? सबसे तन्य धातु कौन है? तो सोना है। क्या है? सोना। यानी कि सोना को अगर हम देखें तो 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम हम अगर देखें, क्या 1 ग्राम अगर देखें हम सोना को चाहें तो लगभग हमारा 1 किलोमीटर पतली तार, क्या 1 किलोमीटर पतले तार के रूप में हम खींच सकते हैं। क्या पतले तार खींचे जा सकते हैं इससे, ठीक है। यानी 1 ग्राम सोना से इतना समझिए कि यह तन्य होती है कि इसको हम बहुत पतली, मतलब वायर के बार से भी बहुत पतला, हम जो बाल होता है ना उससे भी बहुत पतला हम कम इसको खींच करके 1 किलोमीटर लगभग हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि सबसे अधिक जो तन्य है आपका सोना धातु है। आते हैं 1 ग्राम सोना से, देखिए आ ही गया। 1 ग्राम सोना से लगभग 1 किलोमीटर हम तार खींच सकते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो होती है किस अवस्था में होती है? तो आपका मरकरी होती है, यह क्या होती है? तरल रूप में यानी कि द्रव अवस्था में होती है। क्या है? मरकरी आपका जो धातु है Hg, क्या होता है? Hg। इसको क्या बोलते हैं? पारा। क्या बोलते हैं? पारा। या इसे हम क्विक, क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक आप सिल्वर भी बोल सकते हैं। इसका नाम है दूसरा क्विक सिल्वर, ठीक है। यानी कि आपका द्रव अवस्था में यह आपका मरकरी जो पारा होता है,
द्रव अवस्था में उपस्थित होती है धातु। यह बस एक ही ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई ऐसा द्रव नहीं है, धातु नहीं है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु भी पूछता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो आपका देखा जाए तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह भी अपवाद में देखा जाए तो आपका ब्रोमीन है। क्या है? आपका ब्रोमीन जो आपका अधातु है, यह भी आपके कमरे के ताप पर देखा जाए तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह अधातु। लेकिन धातु की बात करें तो धातु में केवल आपका क्या है? पारा। क्या है? आपका पारा Hg, ठीक है, जिसका संकेत होता है। यही दोनों अपवाद में पूछे जाते हैं, धातु में भी पूछे जाएंगे और धातु में भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो इसका आपका अधातु पूछ रहा है ना, तो अधातु में आपका क्या है? ब्रोमीन है। यानी कि आपका देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा अधातु होते हुए भी, अच्छा द्रव अवस्था नहीं ना पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि अधातु होते हुए भी चमकीला, तो आपका आयोडीन। क्या है? आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी यह चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। अब आप कहेंगे कि ये तो अपवाद में है, तो हाँ ये अपवाद होता है, क्योंकि जितने भी हमारे अधातु होते हैं उनका चमकना गुण नहीं है। चमकना तो धातुओं का गुण है। किसका है? धातुओं का गुण है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर आयोडीन हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम। फार्मिक अम्ल यानी इसका रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो HCOOH। आपका देखा जाए इसका IUPAC नाम, तो कार्बन की संख्या क्या है? आपका 1 है, तो हम इसको मेथ पढ़ेंगे और इसमें N जोड़ेंगे, प्लस हम द्वितीयक अनुलग्न जो जोड़ेंगे, हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो हम इसमें क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। यानी कि आपका देखा जाए तो इसका जो IUPAC होगा क्या हो जाएगा? आपका जो IUPAC होगा मेथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अम्ल का पीएच मान होता है, दीक्षा बताओ, जुड़ी हो, देखते हैं अम्ल का पीएच मान, यानी अम्ल का पीएच मान। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ है सबसे। अच्छा अम्ल का हाँ ठीक है, अम्ल का पीएच मान आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है कि 7 से कम होता है, बी ऑप्शन दे रहा है कि 7 से अधिक होता है, फिर सी ऑप्शन दे रहा है कि 7 होता है और 14 होता है। ये तो आपका देखा जाए तो सबसे क्षारीय हो जाएगा, यानी यही अंतिम होता है। क्या होता है? 14 से अधिक तो होता नहीं है, यानी ज्यादा ये क्षारीय हो जाएगा। और यह 7 जब होगा तो यह उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब किसी विलयन का मान 7 होता है तो उदासीन होता है। 7 से अधिक में देखा जाए तो 7 से जहां अधिक हुआ तो यह क्षार हो जाएगा। 7 से कम हमारा क्या होता है? अम्ल। यानी कि देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। 6 का ए ऑप्शन भी आ रहा है दीक्षा का, वेरी गुड। अब आते हैं कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है। और आप हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं सभी लोग, तो बताएंगे आप सभी लोग कि हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन जब संयोग आपस में करते हैं तो क्या बनते हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर दे देंगे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, इनके संयोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को। बताइए सभी लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो भी आपका हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है वह उत्पत्ति में हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या? हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो। क्या? कार्बन और हाइड्रोजन से, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। वेरी गुड, वाह, देविल का आंसर आ रहा है। सरलतम हाइड्रोकार्बन हम बता चुके हैं कि मीथेन, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह किस ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, एल्केन ग्रुप का। एल्केन का अगर सामान्य सूत्र पूछेगा, क्या सामान्य अगर सूत्र पूछेगा तो आप लिख देंगे सट से। क्या लिख देंगे? CnH2n प्लस में हमारा 2 होता है। और इसके IUPAC नाम लिखते वक्त हम क्या जोड़ते हैं? मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं? मूल शब्द में, यानी कि कार्बन की संख्या में हम अगर n जोड़ देंगे
तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा इसका IUPAC प्राप्त हो जाएगा। IUPAC नाम प्राप्त होगा किस ग्रुप का, 28 का ए ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। और इसका रासायनिक सूत्र भी, और इसका दूसरा नाम क्या हो, इसको हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, इसमें मीथेन दिया है चाहे मेथेन, वही बात हुआ। और इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पाया जाता है, तो दलदली भूमि में आपका देखा जाए, और धान के खेतों में भी पाया जाता है, और आपका देखा जाए तो कोयले के खदान में भी पाया जाता है। कोयले के खदान से भी ये निकलती है, जिसके कारण कोयले के खदान में क्या हो जाती है, आग लग जाती है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका के पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि सभी कोशिकाओं के लिए यह ऊर्जा क्या करता है, बनाता है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का यह क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह यानी कि विद्युत गृह भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 30 नंबर प्रश्न, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं। तो देखिए, अगर श्वसन की हम बात करें, श्वसन की अगर हम बात करें, श्वसन के अंतिम उत्पाद में तो इसके अंतिम उत्पाद में हमें मिलते हैं CA2 तथा हमें H2O। क्या मिलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हमें जल मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या मिलता है, जल मिलता है, जिसके वजह से आप सभी का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। वेरी गुड, लाल रक्त कणिकाओं को हम बोलते हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, ठीक है, यानी RBC। अब RBC को लाल कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कि सर जी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा क्या होता है, लाल रक्त होता है, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है। तो देखिए, आपका हीमोग्लोबिन जो होता है आपका हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारा आयरन पाया जाता है। तो आयरन देखा जाए आपका, यानी कि यह लोहे के यौगिक कह सकते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यानी इस आयरन के यौगिक के कारण हमारा जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह लाल होती हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है जिसके कारण हमारा रक्त जो होता है लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में हमारा क्या पाया जाता है, तो आपका आयरन पाया जाता है। सबसे अधिक अम्लीय है, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आप सभी लोग इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और देखते हैं ब्लड सेल्स, वाह ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी विद्यार्थी देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत तो इसमें थोड़ा सा फैक्ट होगा, इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और बोर्ड पेपर आपका पूछता भी है, ये प्रश्न आपका देखा जाए तो पूछता भी है, और इसका आंसर आप सभी लोग बताइए कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले किस विद्यार्थी का आता है देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता देंगे। क्या करेंगे, आप सभी लोग बता भी देंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 का ए ऑप्शन 9 क्या है, पीएच आपका दिया है 9, ठीक है दीक्षा, फिर से देख लो। और कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी इन ऑप्शनों में सबसे अम्लीय कौन होगा, तो बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है डेविल का। और बाकी सभी विद्यार्थी बताएंगे सर जी रेड ब्लड सेल्स, वाह वाह बहुत बढ़िया। हाँ, इसका आंसर देखें हम अगर, तो देखिए हम अगर अम्लीय की बात करें तो 0 से लेकर के आपका 7 से जो होता है आपका कम होता है पीएच मान, क्या होता है 7 से कम होता है, यानी कि सबसे अधिक अम्लीय। जब हम इधर से उधर जाते हैं तो उदासीनता के तरफ बढ़ते हैं। सबसे अम्लीय हमारा क्या है, यह 0 है, यानी कि 0 पीएच मान वाला आपका जो भी होगा वह सबसे अम्लीय होगा।
तो आप सभी का 0 होगा, यानी कि ए ना होकर के बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के कारण, यानी अगले क्वेश्चन के तरफ। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो देखिए हरित लवक के हरे भाग में, किसमें? हरे भाग में, यानी कि हरित लवक की अगर हम बात करें तो हरित लवक के आपके ग्रेना और स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में किसमें किसमें? ग्रेना में, ठीक है, ग्रेना और आपके स्ट्रोमा में, ठीक है, किसमें? स्ट्रोमा में आपके देखा जाए तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की होती है। ग्रेना में देखा जाए तो प्रकाशीय होता है, यानी कि इसमें प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाशीय आपका ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसमें अप्रकाशीय होता है, क्या होता है? अप्रकाशीय आपका प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और यह आपके हरे भाग में होता है। किस भाग में? यानी कि आपका देखा जाए हरित जो लवक होता है, हरित जो लवक होता है आपका, हरित लवक के ग्रेना में आपका यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ग्रेना में प्रकाशीय प्रक्रिया होती है और स्ट्रोमा में जो होती है अप्रकाशीय प्रक्रिया होती है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। आते हैं 34 नंबर, वायुमंडल में गैस की उपस्थिति है किसकी? तो CO2। CO2 क्या है? तो कहेंगे कि सर जी कार्बन डाई ऑक्साइड है। क्या है? डाई ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है? ऑक्साइड है, कार्बन डाई ऑक्साइड। और कार्बन डाई ऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 0.03% होती है वायुमंडल में। किसमें होती है? वायुमंडल में, यानी कि 0.0 आपका देखा जाए तो 3% होती है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 0.03%। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है वह आपका 0.03% होती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका देखा जाए तो अणुसूत्र पूछ रहा है, जिसको हम तेजाब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब भी कहते हैं। इसका आपका देखा जाए तो तेजाब आपका क्या होता है? अम्ल होता है। और इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, जो हम रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 35 का बी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीक्षा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो हम बताएंगे नहीं, उम्मीद करते हैं कि ये कई बार हम रिपीट भी कर चुके हैं। और इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा कोई भी क्रियात्मक समूह तो आपका 4 ही ज्यादा पूछता है, चारों हम लिख दे रहे हैं। जैसे अगर 4 की बात करें तो CHO क्या होगा? CHO, ठीक है, CHO। और आपका CO, उसके बाद से COOH, और उसके बाद से आपका एक बच रहा है कौन? तो आपका देखा जाए OH ना, क्या होता है? OH, ठीक है। ये आपका 4 ही है जो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 36 का बी ऑप्शन भी आने लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आपका देखा जाए तो ज्यादा ये चारों, यानी कि ये आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और यह एल्कोहल का है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 38 नंबर, वही कहें 36, 37 नंबर क्वेश्चन। तो आपका कह रहा है कि हमारे पेट, जिसको उदर भी बोला जाता है, से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में देखा जाए तो बहुत खतरनाक होता है। और आपका देखा जाए तो यह हमारा ये पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल है, और ये आपका स्रावित होता है। तो आपका यह जो उत्पन्न होता है HCl, क्या होता है? HCl उत्पन्न होता है। यह HCl क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारे पेट से क्या होती है? स्रावित होती है। यानी कि यह आपका देखा जाए तो भोजन को पचाने में बहुत भूमिका रखती है। भोजन को पचाने में क्या करती है? बहुत भूमिका रखती है। अब आते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। HCl प्लस आपका देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम आपस में मिलाएंगे
तो हमारा कौन सा लवण बनेगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, 37 का सी ऑप्शन, हम 38 का पूछ रहे हैं। ठीक है दीक्षा, आप पढ़े होंगे धातु अधातु चैप्टर में कि जब हम अम्ल को क्या करते हैं, जब हम अम्ल को क्या करते हैं, अम्ल को हम अगर किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो यह आपका जो अभिक्रिया होती है लवण बनता है और आपका क्या बनता है, जल बनता है। यानी कि आपका देखा जाए तो Cl Na से क्रिया करके बना लेगा NaCl और आपका फिर जल भी बनेगा H2O। और NaCl क्या है आपका, NaCl की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप जान जाएंगे। यह देखा जाए तो ज्यादा तौर पे पूछा जाता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो अम्ल और क्षार को जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, यह ज्यादा पूछा जाता है कि जब हम किसी अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या बनता है, तो लवण बनता है और जल बनता है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। देखिए ये सब इतना बताया जा रहा है ताकि आप, जैसे आप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 50 क्वेश्चन से अगर हम 3 गुना ही कर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन का आप क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं 1 ही घंटा में। तो ये सब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो आप क्या करेंगे, डेली बाय डेली अगर याद करेंगे, जुड़ेंगे, तो आप सभी का रिवीजन होता चला जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र धावन सोडा, यानी इसी को ना बोलते हैं क्या, धावन सोडा। क्या बोला जाता है, धावन सोडा, या इसको वाशिंग सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाशिंग सोडा भी बोला जाता है। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3.10H2O। क्या होता है, 10H2O जल के 10 अणु होते हैं। क्या होते हैं, जल के 10 अणु होते हैं। धावन सोडा या वाशिंग सोडा की बात करें या आपका देखा जाए तो इसको हम और क्या बोलते हैं, और कोई नाम है नहीं। चलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग जो सोडा है रासायनिक नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। और यह जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन आपका ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यह आपका क्या होता है, आपका धावन सोडा होता है। क्या होता है, धावन सोडा होता है। और धावन सोडा की हम बात करें तो आपका जो धावन सोडा होता है आपका, यह क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है, यानी इसका हम अगर जलीय विलयन को निकालें तो यह आपका क्या आ जाएगा, क्षारीय आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। क्या होता है, KNO3, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये भी ज्यादा पूछता जाता है NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिकांग जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। क्लोरो जो प्लास्ट होता है ये तो बता देंगे, हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह किस कलर का होता है। देखिए अगर हम बात करें तो क्लोरो जो प्लास्ट में पाया जाने वाला आपका जो होता है पदार्थ क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका जो होता है वह आपका हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है,
हरा रंग का होता है, यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना हरा रंग का होता है। किस रंग का? हरा रंग का होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका रुधिर का कौन सा अवयव, यानी कि वह खून का ही भाग है जो क्या करता है, उसके स्राव को क्या करता है, रोकने में मदद करता है। मतलब कि वह क्या करे, बंद कर दे। जैसे आप देखे होंगे जब आपको कभी घाव चोट लग जाता है, कट जाता है, तो वहां से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहते बहते वहां पे देखेंगे थोड़ा सा पीलापन होकर के वह थक्का रूप में आने लगेगा, यानी कि थक्का रूप आकर के वह उसको बंद कर देगा। यही होता है प्रक्रिया। और जो आपका थोड़ा हल्का पीला होता है ना, यह होता है क्या, प्लेटलेस। क्या होता है? प्लेटलेस जो होती है यही आपका क्या कर देता है, उसको थक्का बना करके और उसके स्राव को क्या कर देता है, रोक देता है। यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेस। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? यानी कि नेफ्रॉन। क्या होता है? जो वृक्क की संरचनात्मक जो इकाई होती है वह नेफ्रॉन होता है। यानी कि आपका देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आते हैं, लार किस ग्रंथ से निकलता है? लार आपका देखा जाए तो लार ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से? लार देखा जाए तो लार ग्रंथि से निकलता है। यानी कि लार में आपके 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। यानी कि लार हमारा जो स्रावित होता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन जो कार्य होता है ये संपन्न होता है। और इसका आंसर हम खुद कंफ्यूज हैं, इसको छोड़ दीजिए। और आप जो अगर जानते होंगे तो इसका कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। अब हमको ये कंफ्यूज है तो हम गलत नहीं बताएंगे, अगर जानते होंगे तो आप जान जाइएगा, लेकिन हमें नहीं पता है, क्लियर नहीं है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई जो फॉस्फेट होता है यह क्या होता है, आप सभी को बताना है। एटीपी को क्या कहा जाता है? 45 का सी ऑप्शन। चलिए 47 का ऑप्शन बताइए कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, यह देखा जाए एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है यह एक अणु है। क्या है? एक अणु है जो आपका कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का वाहक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का वाहक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ये आपका परिवहन करता है, यानी आपका वाहक होता है। क्या होता है? ऊर्जा का यह वाहक होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं। हम इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा का सिक्का देखा जाए आपका, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है, तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। ऊर्जा का सिक्का इसको कहते हैं। ये क्या करता है आपका देखा जाए तो एक ये अणु है जो क्या करता है, कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन करता है, जिसके कारण इसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन था जिसके वजह से क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, यानी कि 48 नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, क्या किया जाता है? अगर इसको जलाया जाता है तो फिर उत्पन्न आग जो होती है कि लौ होती है। आपका देखा जाए तो MgO मैग्नीशियम आपका ऑक्साइड बनता है, और यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है चमकीली जो होती है आपका श्वेत, यानी कि चमकीली उजाला के साथ जलता है। और जो इसका प्रकाश होता है सफेद होता है, जो उजाला होता है। क्या होता है? उजाला होता है। यानी कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे ना तो यह खूब लौ के साथ जलेगा, और जो इसका लौ आएगा वह बहुत चमकीला होगा, सफेद। क्या होगा? सफेद, जिसको हम उजाला भी कह सकते हैं। अब आते हैं, ये देखते हैं कितने विद्यार्थी बता दे रहे हैं इसका आंसर। सभी लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। आप सभी लोग ऐसा क्यों कमेंट नहीं करेंगे और अपनी सगरी ऊर्जा बचा करके रखेंगे, तो यही आपका समय है, आप सभी को देना चाहिए, ठीक है। बताइए तब तक बस कुछ सेकंड के लिए बस हम
बताइए, 50 का सी ऑप्शन आने लगा। देखिए, ये एक्वा रेजिया जिसे रॉयल जल भी कहते हैं, किसको? एक्वा रेजिया को। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वा रेजिया। अगर एक्वा रेजिया की बात करें तो इसमें दो चीज होता है। क्या होता है? आपका HCl और HNO3 जिसको हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और इसका अनुपात जो होता है HCl 3 संबंध में होता है और यह 1 संबंध में, यानी 3 संबंध 1 के अनुपात में यह बन करके एक्वा रेजिया मिलता है। 3 संबंध 1, जो कि आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। एक्वा रेजिया जो होता है आपका HCl जो कि 3 अनुपात में, नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो 1 अनुपात में, और इनको मिला दिया जाता है तो हमें तैयार कौन सा हो जाता है? एक्वा रेजिया। क्या तैयार हो जाता है? एक्वा रेजिया आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन के तरफ बढ़े, जो आपका अंतिम है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? अगर किसी धातु को हम खींच रहे हैं और वह खूब पतले तार के रूप में क्या हो जा रहा है, अगर वह खींचा जा रहा है यानी उसका पतला तार बना दे रहे हैं, तो यह धातु का गुण क्या कहलाता है? यह धातु का जो गुण होता है क्या कहलाता है? आप सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। और यह आज का अंतिम प्रश्न है, और ऐसे ही डेली लाइव क्लास आप सभी का होता रहेगा, जिसमें आपको अब अति लघुत्तरी लघुत्तरी भी देने लगेंगे, तो सब मैनेज हो जाएगा। आप सभी के लिए ये किया जा रहा है, तो आप सभी लोग ऐसे ही डेली लाइव क्लास में जुड़िए। क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट से हम लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो आप सभी लोग जरूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हम लाइव सेशन को समाप्त करना चाहेंगे, और सभी को गुड नाइट। लेकिन आंसर बता करके गुड नाइट। तन्यता बोलते हैं तार को पतले, क्या किसी भी धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण को क्या बोला जाता है? तन्यता बोला जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट तक जुड़ने के लिए आपको दिल से थैंक यू। और ऐसे ही आप सभी लोग डेली लाइव क्लास में जुड़िए, मेहनत करते रहेंगे। तो मेहनत एक दिन तो रंग नहीं लाएगी, लेकिन एक दिन, मतलब कि मेहनत एक दिन में तो रंग नहीं लाएगी, लेकिन एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस आप किसी और को न देख करके खुद को आप मोटिवेट रखिए अपने आप को कि हाँ हमको करना है तो करना है। आप ऐसे डेली बाई डेली करते रहिए। हाँ, सभी विद्यार्थियों को दिल से आप सभी को गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कल।